हेलो गाइस। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 का। उसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यहाँ पे मतलब क्या है? इलेक्ट्रो का मतलब क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, और केमिस्ट्री यानी कि केमिकल रिएक्शंस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो ये वाली चीज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या हो गया। ठीक है, वो केमिस्ट्री का वो ब्रांच हो गया जिसमें हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। राइट, सो दिस इज द बेसिक आइडिया। अब देखिए, आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले बेसिक टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। जैसे इस चैप्टर के 3 मेन कंपोनेंट हैं जिनको आपको पढ़ना है। एक को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। दूसरा हम पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल। ठीक है, गैल्वेनिक सेल ये वाला चीज़ पढ़ेंगे। और तीसरा हम पढ़ेंगे कंडक्टेंस। ठीक है, कंडक्टेंस, ये 3 इसके मेन पार्ट है। ठीक है, तो गैल्वेनिक सेल जो है उसके अंदर आपको ई नॉट ऑफ सेल कुछ इस तरह की चीज़ें आपको दिखाई देंगी। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस बहुत ही फेमस है, मेटलर्जी में बहुत इस्तेमाल होता है। कंडक्टेंस का यहाँ पे मतलब है, जैसे मेटालिक वायर है तो उसकी कंडक्टिविटी कैसे डिसाइड होती है, उसके अंदर रेजिस्टेंस होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, लेंथ होती है, उसकी बेसिस पे आप लोग वैल्यूज़ को देखते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास में सॉल्यूशन होगा। ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो सॉल्यूशन में हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को कैसे देखेंगे, तो ये वाला पार्ट कंडक्टेंस होगा। और जो गैल्वेनिक सेल वाला पार्ट है उसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली हम ये कर रहे होते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी हमको प्राप्त होती है उस एनर्जी का इस्तेमाल करके आप क्या बना लोगे, इलेक्ट्रिसिटी बना लोगे। ठीक है, तो वो गैल्वेनिक सेल वाला पार्ट है। और इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है कि आप एक ऐसा प्रोसेस करवा रहे हो जो नॉन स्पॉन्टेनियस नेचर का है, बाईपासिंग इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो ये बेसिक आइडिया है। ठीक है, लेकिन इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, बेसिक टर्मिनोलॉजी का आइडिया होना चाहिए। तो चलिए क्विकली वो टर्म्स जो है उनको आइडेंटिफाई करके डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक चीज़ समझनी है, जो हमको समझनी है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या हो गया, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो अब आपको सबसे पहली जो टर्म आपको समझनी है वो क्या समझनी है, इलेक्ट्रोलाइट को समझना है। ठीक है भाई, इलेक्ट्रोलाइट को आप समझ लीजिए कि व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, तो ध्यान देना है कि इलेक्ट्रोलाइट ऐसे केमिकल सब्सटेंस है जो आयनाइज हो सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच कैन फर्निश आयन, राइट। ठीक है, तो आयन फर्निश कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिखाते हैं, शो करते हैं, राइट। तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे वो, है ना। जैसे मान लो कि आपने NaCl लिया, NaCl में अगर आपने 2 इलेक्ट्रोड डीप किए तो उसके बाद में वहाँ पे करंट कंडक्शन हो जाता है, बिकॉज Na+ और Cl- आयन्स आर प्रेजेंट ओवर देयर। तो इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है, द substance or the substances which can furnish ions। ठीक है, और आप लिख सकते हो प्रोड्यूस, सिंपल लैंग्वेज में प्रोड्यूस। ठीक है, जो आयन को बना सकते भाई। ठीक है, सिंपल समझ आ गया है। ऐसे लोगों को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। जैसे कि अपन ने लिख दिया यहाँ पे KCl, तो क्या करेगा ये KCl, ये KCl बना देगा K+ और Cl-। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गया। ऐसे ही आपके पास में अगर एक ये ले लिया अपन ने, इसका नाम क्या है, एसिटिक एसिड, और अगर हम इसको देखें तो ये 2 आयन बना लेगा इस तरह से, एसिटेट आयन और हाइड्रोजन+। ठीक है, इस तरह से, तो ये भी क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट वो
सब्सटेंसेस होते हैं जो आयन बना सकते हैं, और आयन अगर प्रेजेंट होंगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वहाँ पे शो होगी। कैसे होगी, विल सी इन द सब्सिक्वेंट पार्ट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब ध्यान देना कि अब अपने पास में ये तो हो गया कि भाई ऐसे सब्सटेंस जो आयन बनाएंगे वो इलेक्ट्रोलाइट होंगे। अब इलेक्ट्रोलाइट भी क्या होते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, एक को बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो कि 100% आयनाइज नहीं होते हैं, थोड़ा कम आयनाइज होंगे, और एक होंगे दूसरे होंगे, उनको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होंगे, जो 100% आयनाइज हो जाएंगे, अप्रॉक्सीमेटली 100% आयनाइज होंगे, या कंप्लीट आयनाइजेशन विल टेक्स प्लेस, राइट। इसमें क्या होगा, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल बी लेस, लेट से 20%, 30%। यहाँ पे क्या होगा, ऑलमोस्ट 90 to 100% हो जाएगा। सो ऐसे लोगों को हम लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रोलाइट का आइडिया समझ में आना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब भी हम डील करेंगे तो बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं कि वहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की बात हो रही होती है। ठीक है, तो देखिए स्ट्रॉन्ग, देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट में आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो, जैसे कि आपने लिख दिया वीक एसिड, है ना, वीक एसिड ले लीजिए आप। ठीक है, ऐसे ही आप वीक बेस ले सकते हो, वीक बेस। ठीक है, वीक बेस। तो ये जनरली क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या आ जाएगा, इसका रिवर्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लीजिए आप, है ना। सो लेट मी चेंज द पेन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आप ले लीजिए यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपका स्ट्रॉन्ग बेस, और एसिड बेस लिख लो, एसिड लिख लो। ठीक है, और यहाँ पे मेनली क्या आ जाएगा, सॉल्ट। ठीक है, आपको हर टाइप के सॉल्ट, जैसे जितने भी सॉल्ट होते हैं जनरली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, और ऑल टाइप ऑफ सॉल्ट्स बेसिकली आर कंसिडर्ड एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो पहली बात आपको समझ में आ गई होगी कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जो आयन फर्निश कर सके। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट का एक और क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। एक और क्लासिफिकेशन क्या चीज़ है, दिखना। इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, एक को बोलते हैं ट्रू इलेक्ट्रोलाइट और एक को बोलते हैं पोटेंशियल। ये भी एक टाइप है ट्रू इलेक्ट्रोलाइट। ट्रू का मतलब होता है, और पोटेंशियल का क्या मतलब है ये आप समझ लीजिए। तो ट्रू इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है कि ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं मोल्टन फॉर्म में और एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म में, दोनों में। तो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन एज वेल एज सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन आप प्रीफर कर सकते हो यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा मोल्टन एज वेल एज एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म। यहाँ पे क्या होगा, ओनली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा कहाँ पर, ओनली एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। तो हम उसको क्या कहेंगे, पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट। अब एग्जांपल देखो, ट्रू इलेक्ट्रोलाइट में क्या हो जाएगा, आयनिक कंपाउंड, सिंपल। जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं वो हम लोग क्या कहेंगे उनको, ट्रू इलेक्ट्रोलाइट में। पोटेंशियल में क्या हो जाएगा, जैसे कोवलेंट कंपाउंड्स, है ना। कोवलेंट कंपाउंड्स आर कंसिडर्ड एज ए पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कि HCl, है ना। तो बेसिकली क्या होगा, HCl जब वाटर में डिजोल्व होगा, जब इसको आप वाटर में डिजोल्व करोगे तब जाके आपको ये आयन फर्निश करके देगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो ये जो आयन्स होंगे ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है भाई, तो ये आपको इलेक्ट्रोलाइट समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोलाइट के अंदर दो चीज़ें हैं आपके पास। क्विकली आप रिकॉल कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो 100% अप्रॉक्सीमेटली 100% आयनाइज हो जाते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट जो कि 20, 30, 10% इस तरह से आयनाइज होते हैं, काफ़ी कम आयन को फर्निश करते हैं। और इसके बाद में ट्रू इलेक्ट्रोलाइट है और पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट का आइडिया समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं।
अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोड्स की, कि यार इलेक्ट्रोड्स क्या होता है। क्योंकि जैसे आप एक सिस्टम को देखोगे, ठीक है, जैसे अपन ने बचपन में कुछ इस तरह का सिस्टम देखा होगा, ठीक है, ये वाला, इसके अंदर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मान लो कि लिखा हुआ है ZnSO4, ठीक है, तो इस ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, दिस इज इलेक्ट्रोलाइट। आपको क्लियर हो गया होगा ये इलेक्ट्रोलाइट है। और उसके बाद में अगर मान लो कि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी एक एनोड डाल दी, ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पे मान लो कि कुछ इस तरह का सिस्टम मैंने बना दिया। अब आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये वाला पार्ट, लेट मी हाईलाइट दिस, ये वाला पार्ट क्या है, मेटालिक पार्ट है, ये मेटालिक वायर, तो ये तो हो गया आपका मेटालिक वायर, ठीक है। अब ये वाला पार्ट क्या है, सॉल्यूशन है, दिस इज सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्योंकि आपको करंट कंडक्शन करने के लिए क्या करना पड़ता है, सर्किट को कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास ये जो बंदे हैं, ये क्या काम कर रहे हैं, ये क्या काम कर रहे हैं एक्चुअली, ये काम कर रहे हैं मेटालिक पार्ट को नॉन मेटालिक पार्ट, ये नॉन मेटालिक पार्ट है, दिस इज नॉन मेटालिक पार्ट, मेटालिक पार्ट को नॉन मेटालिक पार्ट से कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं। तो जो कनेक्टर हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोड्स। तो बेसिकली हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, दूसरी जो टर्म है वो हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं भाई, इलेक्ट्रोड्स होते हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ है कि जो नॉन मेटालिक, जो सॉल्यूशन वाला पार्ट है और जो मेटालिक पार्ट है, उन दोनों को कनेक्ट करेगा तभी तो सर्किट कंप्लीट होगा, और सर्किट कंप्लीट होगा तभी तो क्या होगा, करंट कंडक्शन होगा, क्योंकि जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होता करंट कंडक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो गया यहाँ पे देखिए, ये जो इलेक्ट्रोड है वो क्या कर रहे हैं, बेसिकली ब्रिज का काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं बेसिकली क्या होते हैं, ये होते हैं कनेक्टर, है ना, कनेक्टर एक टाइप के, कनेक्टर बिटवीन किसके बीच में, तो मेटालिक एंड सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। बेसिकली इसको इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लिख लीजिए आप, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि इलेक्ट्रोड्स क्या हो रहे हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रोड्स के भी टाइप होते हैं ना भाई, एक को हम एनोड बोलते हैं, दूसरे को कैथोड बोलते हैं, इतनी बात आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए मैं लिख देता हूँ कि जो इलेक्ट्रोड होते हैं इनमें हम लोग क्या करते हैं, एक को बोल देते हैं कैथोड, एक को बोल देते हैं एनोड, ठीक है, एनोड कैथोड, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। अब एक बात समझ लो कि आपको याद रखना है एक टर्म, ठीक है, जैसे एनोड है ना, तो एनोड में आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे क्या होता है, हमेशा ऑलवेज ऑक्सीडेशन होता है, ऑलवेज ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। ये चीज़ आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि यहाँ पे क्या होगा, हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। एट एनोड ऑक्सीडेशन इज टेक्स प्लेस। अभी ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, समझ रहे हो। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, जैसे अपन बोलते हैं कि Na है और Na ने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रिलीज कर दिया, तो ये प्रोसेस जो है वो ऑक्सीडेशन है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीमेंट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ पे प्लस है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, Na का क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया है, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अब जो बचपन वाली डेफिनेशन है जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन लिखते हैं, ठीक है, वो भी डेफिनेशन करेक्ट है, वो गलत नहीं है, बट सी अभी आपको थोड़ा सा एडवांस हो जाना है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है उसके रिस्पेक्ट में हम लोग ऑक्सीडेशन बोल रहे होते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, पॉइंट नंबर 1। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एनोड पे हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होगा, एनोड टू कैथोड, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो हमेशा याद रखना, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा वो कहाँ पर होगा, एनोड टू कैथोड, एनोड टू कैथोड। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए भाई। इलेक्ट्रॉन जहाँ से निकलेंगे, एनोड से निकल रहे हैं तो कहाँ को जाएंगे, कैथोड को जाएंगे, ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रॉन फ्लो का आइडिया, ठीक है भाई। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोड, अभी देखो इलेक्ट्रोड को और भी तरीके से हम समझते हैं, ठीक है, दूसरा भी पार्ट होता है इलेक्ट्रोड्स का। तो देखिए
अगर हम लोग इलेक्ट्रोड को और भी अच्छे से समझना है तो देखिए क्या करेंगे हम लोग। देखो इलेक्ट्रोड जो होते हैं ना, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रोड को हम लोग बोलते हैं कई बार कि मेटालिक इलेक्ट्रोड्स, क्या बोलते हैं, जैसे ए पार्ट बोल दिया मेटालिक इलेक्ट्रोड्स। तो मेटालिक इलेक्ट्रोड्स में क्या हो जाएगा आपका एक्टिव, एक तो एक पार्ट आ जाएगा एक्टिव वाला, ठीक है, जैसे एक्टिव लिख दिया मैंने एक साइड, एक साइड लिख दिया इनर्ट, ठीक है, इनर्ट। तो एक्टिव में क्या होगा कि वो खुद ही पार्टिसिपेट करेगा रेडॉक्स रिएक्शन में, ठीक है, इलेक्ट्रोड इटसेल्फ इज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो ये एक्टिव है, जैसे कि आपने जिंक ले लिया, कॉपर ले लिया, इस तरह के इन मेटल से जो इलेक्ट्रोड बनेंगे, है ना, वो सारे कैसे होंगे, एक्टिव होंगे, ठीक है। और इनर्ट का एग्जांपल सबसे बेस्ट क्या है, प्लेटिनम। प्लेटिनम इनर्ट होता है। एक्चुअली इनर्ट का मतलब यहाँ पे क्या है कि ये खुद पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये दूसरी रिएक्शन को करवाएगा, जैसे कार्बन, जैसे ग्रेफाइट वाला होता है ना, ग्रेफाइट खुद रिएक्ट नहीं कर रहा होता है, ग्रेफाइट विल प्रोवाइड अ सरफेस, ठीक है, एक सरफेस प्रोवाइड करेगा जहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन हो रही होगी, ठीक है। तो बहुत इजी चीज़ है, ठीक है। तो ये मेटालिक इलेक्ट्रोड्स हो जाएंगे, ठीक है। फिर गैसियस इलेक्ट्रोड भी होते हैं, गैसियस इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, जिसके अंदर गैस रहेगी, ठीक है। तो गैस उसके अंदर फील की जा रही होती है, ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ठीक है भाई, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। और ये जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड हमने माना है वो क्या माना है, हाइड्रोजन को माना है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं Pt, फिर H2 लिख देते हैं H+, और ये 1 मोलर कंसंट्रेशन में रहेगा, लेट्स इसको सीधा रखिएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये चीज़ जो है हमारी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या मतलब है, ठीक है। तो अभी आपको क्या समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोड क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रोड क्या होता है। तो क्या है, ये कनेक्टर है, बेसिकली क्या हो रहा है, सर्किट कंप्लीट करने के बीच में क्या होता है, कनेक्टर होता है। क्योंकि आप डायरेक्टली जैसे सॉल्यूशन के अंदर डायरेक्टली आप वायर को रखोगे तो करंट कंडक्शन नहीं होगा, उसके लिए आपको प्रॉपर इलेक्ट्रोड को डीप करना होगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को और जो मेटालिक वायर की कंडक्टिविटी है उन दोनों को कनेक्ट कर रहा होता है, दैट इज इलेक्ट्रोड, ठीक है, समझ रहे हो। और फिर उसमें क्या हो रहा है, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। हमने याद करना है कि एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वहाँ पे हो रहा है तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ को जा रहे हैं, एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे हैं, दैट इज़ वेरी सिंपल थिंग, ओके। और उसके बाद में क्या है अपने पास में, ये बेसिक आइडिया रखना है कि आपको मेटालिक इलेक्ट्रोड्स होते हैं, उसमें एक्टिव होते हैं और इनर्ट भी होते हैं, ठीक है, गैसेस इलेक्ट्रोड होते हैं और एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि इलेक्ट्रोड्स क्या चीज़ है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं और इनका रोल क्या है, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या चीज़ है, ठीक है, तो उसको समझते हैं। अपन ने हेडिंग डाल दिया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब जरा समझना क्या चीज़ है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब सिंपल है कि ये वो डिवाइसेस हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो डिवाइस हैं ये बेसिकली, ठीक है। सो द डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि उसका उल्टा भी है, मतलब केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट करेगा। तो ये डेफिनेशन है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब होता है कि एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट करेगा और केमिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। सिंपल चीज़ है, ठीक है भाई। चलिए, तो अब इसमें क्या होता है, इसमें 2 टाइप होते हैं, तो उनको हम समझ लेते हैं कि भाई 2 टाइप क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक का नाम होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है, और दूसरे का नाम क्या होता है, गैल्वेनिक सेल, ठीक है। तो फटाफट से इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या हो रहा होता है कि आपके पास ऑब्वियसली
इसके अंदर आप क्या कर रहे होते हैं, सबसे पहली चीज़ तो आप ये जान लीजिए कि इसके अंदर होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, किस में कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी में। ठीक है, लैंग्वेज थोड़ी आप बाद में अच्छे से लिख सकते हो, लेकिन अभी समझने के लिए आप ऐसे लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो इसमें देखो मेन मुद्दे की बात क्या है कि ए नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन विल बी कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, एक नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन को करवा रहे हो, कैसे करवा रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी पास करके, क्योंकि वो प्रोसेस अपने आप हो नहीं रहा, तो अपन को करंट की हेल्प लेनी पड़ रही है। ठीक है, तो ये होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर अगर हम दिमाग लगाएं कि क्या होता होगा, तो बेसिकली ये हो गया आपका एनोड, मान लो ऐसे बना लो, ये हो गया आपका कैथोड। ठीक है, ऐसे बना लीजिए आप। ठीक है, डायग्राम मेरे इतने अच्छे नहीं होते। ठीक है, ऐसे इसको कनेक्ट कर दिया। तो अब यहाँ पे जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, एक इलेक्ट्रोलाइट रख लिया मैंने। अब मेरे पास जो बैटरी है वो बाहर साइड है ना, बैटरी बाहर साइड है। तो एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ, करंट बाहर से पास कर रहा हूँ। ठीक है, और मेरे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, एक नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है। ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है। ठीक है, ये आइडिया। तो नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन का क्या मतलब है, जैसे रिएक्शन जो फिजिबल नहीं है, जैसे मान लो कि मैंने लिया NaCl लिक्विड, तो ये मोल्टन है। अब इसके अंदर मैंने अगर करंट पास किया तो ये क्या बना लेगा, Na सॉलिड बना लेगा, और साथ में क्या बना लेगा, हाफ क्लोरीन, ये गैस हो जाएगी। तो बेसिकली ये रिएक्शन में क्या हो रहा है कि आपने एक आयनिक कंपाउंड को उसके कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन को कैरी आउट करवाया आपने। ठीक है, तो बेसिकली आपको इसको ब्रेक करना है तो आपको एनर्जी तो देना पड़ेगा। एनर्जी क्या दोगे आप, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोगे। तो ये जो पर्टिकुलर फिनोमेना है इसको बोलते हैं मोल्टन NaCl, मोल्टन। ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पे Na सॉलिड और Cl2 गैस रिलीज हो गया है। ठीक है, और कौन कहाँ पे रिलीज हुआ है वो हम लोग बाद में अंडरस्टैंड करेंगे, बट ऐसा एग्जाम्पल आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब गैल्वेनिक सेल में क्या होता है कि गैल्वेनिक सेल में एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन के द्वारा जो एनर्जी रिलीज होता है ना, उस एनर्जी को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो जैसे अपने घड़ी के सेल होते हैं या अपने पास में रिमोट के सेल होते हैं, वो क्या करते हैं, वो बेसिकली क्या करते हैं, अंदर केमिकल रिएक्शन चल रहा है और उस केमिकल रिएक्शन से एनर्जी रिलीज हो रहा है, और वो एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर हमको एज ए आउटपुट मिलता है। तो गैल्वेनिक सेल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, काफ़ी हम उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो गैल्वेनिक सेल का स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर दोनों थोड़े से अलग अलग है। गैल्वेनिक सेल के अंदर क्या होता है, दो कंपार्टमेंट होते हैं। जैसे इसमें क्या हो रहा है कि मैंने एनोड कैथोड को एक ही कंपार्टमेंट में डीप कर दिया, जबकि गैल्वेनिक सेल में दो कंपार्टमेंट होंगे। ठीक है, पहली बार तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो यही है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे स्पेस को बचाने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ मैं, गैल्वेनिक सेल। ठीक है, तो गैल्वेनिक सेल में आपके पास में दो कंपार्टमेंट होंगे। अभी देखो ड्राइंग आप बुक में देख सकते हो, कहीं पे भी कोई ऐसा है नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास, ऐसे ही आपने यहाँ पे भी एनोड कैथोड रख लेने। ठीक है, दो कंपार्टमेंट ऐसे, और यहाँ पे एक इन्वर्टेड यू ट्यूब होती है ऐसे। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज। और अब देखो यहाँ पे एक वायर हमने कनेक्ट कर दी, और ये कुछ इस तरह का है, ऐसे कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मान लो कि यहाँ पे मैंने, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि इसके अंदर ZnSO4 है। ठीक है, और ये जिंक मेटल से बना हुआ है, ये कॉपर मेटल से बना हुआ है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया है कॉपर सल्फेट। ये एक टाइप का डेनियल सेल है जिसको मैंने बनाया है, वो एक टाइप का क्या है, डेनियल सेल है। ठीक है, इसके अंदर एक पेस्ट भरा होता है। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे हमने KNO3 ले लिया है। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज के अंदर। ठीक है, इस तरीके से हमने ले लिया। अब यहाँ देखो आपको, जब आपको डिफरेंस लिखना होगा कि भाई राइट डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल, तो आप देखो एक तो फोटो देख लो, अलग है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, जबकि इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगा आपके पास में केमिकल एनर्जी, क्योंकि एक स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जो आउटपुट है आपका वो क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी आउटपुट।
ठीक है, तो ये चीज़ है। अब ये कैसे फंक्शन कैसे करता है वो हम लोग बाद में समझेंगे, ठीक है, जब मैं उसकी फंक्शनिंग बताऊंगा आपको। फिलहाल मैं आपको बस एक जनरल आइडिया दे रहा था कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, गैल्वेनिक सेल क्या काम करता है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन अपने आप होकर वो केमिकल एनर्जी लिबरेट करती है और वो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में काम आती है, ठीक है। तो गैल्वेनिक सेल का ये काम है। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है भाई। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि एनोड कैथोड का भी फर्क होता है, तो क्विकली वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो इस केस में जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड और कैथोड में क्या है, एनोड कैथोड उसमें कैसे डिसाइड करोगे। तो बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे मान लो कि इसमें मैंने लिख दिया ये वाला एनोड, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कैथोड, ठीक है। इस तरीके से मान लो कि यहाँ पे लिख दिया मैंने एनोड, तो ये जनरल तरीका होता है कि एनोड को लेफ्ट साइड में लिखते हैं, ठीक है, और इस तरफ लिखा कैथोड, तो एनोड कैथोड लिख दिया। लेकिन जो साइन होता है ना वो अलग होता है दोनों का, एनोड कैथोड का साइन अलग होता है कि अगर मान लो कि इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव है। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो देखो जनरली मैं ऐसा मानता हूँ कि सारे बच्चों को लगभग ऐसे याद रहता है कि CRT ट्यूब एक्सपेरिमेंट करते हैं, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होती है। और एक बात समझो कि CRT ट्यूब एक्सपेरिमेंट में बहुत हाई वोल्टेज बाहर साइड लगा होता है, तो क्या इसमें भी ऐसा ही लगा हुआ है, वोल्टेज बाहर साइड, बैटरी का सोर्स जो है वो बाहर साइड लगा हुआ है। तो वहाँ पे जो कैथोड था वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड था। तो यहाँ पे आपको बस इतनी सी चीज़ याद करके इसको बोल देना है नेगेटिव इलेक्ट्रोड। क्या बोलोगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। अब ध्यान से, अगर इसको नेगेटिव बोला है तो क्या इसको समझने की ज़रूरत है, इसको बोलोगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस तरह से आपको समझ आ गया होगा कि नेगेटिव पॉजिटिव कैसे याद करना है। अगर आपने उसमें क्या एनोड को पॉजिटिव माना है तो इसमें एनोड को क्या बोल दोगे आप, इसमें बोल दोगे नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और इसमें क्या है, कैथोड को बोलोगे पॉजिटिव। तो साइन कन्वेंशन आपको थोड़ा याद रखना है कि उसमें पॉजिटिव है, इसमें ये नेगेटिव है, और जो कैथोड है इसमें पॉजिटिव है, एनोड क्या है, नेगेटिव है। समझ आ रही बात। लेकिन दोनों ही केस में ऑक्सीडेशन कहाँ पर हो रहा है, दोनों ही केस में ऑक्सीडेशन एनोड पे ही होता है। ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है, एनोड पे होता है। ये बात आप कंफर्म याद रखिए, ठीक है। इन बोथ केसेस ऑक्सीडेशन रिएक्शन विल टेक्स प्लेस ओनली एट एनोड। क्लियर। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। अब ध्यान से देखना कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा। अगर हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो मैंने कहा कि ऑक्सीडेशन एनोड पे ही हो रहा है, तो दोनों ही सेल में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ को होंगे, एनोड से कैथोड की तरफ ही होगा। आई होप इट इज़ क्लियर, ठीक है। उसके बाद अगर हम करंट किस तरफ जा रहा है वो देखेंगे तो ध्यान देना, करंट का जो कंडक्शन होता है वो अपोजिट होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो मान लो कि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, लेट्स से दिस इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जो करंट आएगा वो इसके अपोजिट फ्लो करता है, ठीक है। आई विल फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। तो अपोजिट आपको याद रखना है। तो बस आपको ज़्यादा नहीं रटनी है चीज़ें, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। अगर आपको बोलता है कि डिफरेंस लिख लो तो डिफरेंस आप क्या लिखोगे, गैल्वेनिक सेल के अंदर क्या लिखोगे, गैल्वेनिक सेल इज अ डिवाइस which uses energy of spontaneous redox reaction to convert to generate electricity. Okay, इस तरफ क्या है कि non spontaneous redox reaction is carried out by passing electric current through electrolytic solution. तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, करंट को पास करेंगे और एक नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन को कैरी आउट करवाएंगे। दैट इज द मेन मोटो ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अभी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, एनोड is positively charged, cathode is negatively charged, while in this case anode is negatively charged, cathode is positively charged. ओके, तो ये डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हो इस पर्टिकुलर डिफरेंसेस को, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो गैल्वेनिक सेल है उसको हम लोग अच्छे से शुरू कर रहे हैं कि गैल्वेनिक सेल के अंदर क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरह से हम लोग एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं या उसका वर्किंग कैसा है, ठीक है। तो अब हम समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से गैल्वेनिक सेल के अंदर
जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है डैनियल सेल। तो डैनियल सेल को हम लोग अंडरस्टैंड करने वाले हैं, ठीक है। तो डैनियल सेल एक टाइप का गैल्वेनिक सेल है, ठीक है। तो डैनियल सेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल का ये क्या है, एक एग्जाम्पल है, ठीक है भाई, एग्जाम्पल हो जाएगा ये। इसके अंदर क्या हो रहा है कि रिएक्शन क्या हो रही है वो देखो। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि Zn, आप देखो बचपन में पढ़ के आए हो कि Zn इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो ये जो रिएक्शन ये, ठीक है, तो ZnCuSO4 ZnSO4Cu, ये जो रिएक्शन आपको दिख रही है ये एक्वस होगा, सॉल्यूशन बना लो इसका, ये भी एक्वस बना लेते हैं और ये सॉलिड बना लेते हैं, ठीक है भाई। तो इस तरीके की रिएक्शन है ये। आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। कैसे रेडॉक्स रिएक्शन है, जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +2 है और यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। तो यहाँ पे जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक का हो रहा है ऑक्सीडेशन, और कॉपर का क्या हो रहा है, कॉपर का हो रहा है रिडक्शन। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है। और इस स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन ने क्या जनरेट करके दिया होगा, कुछ एनर्जी जनरेट करके दिया होगा, और यही एनर्जी बेसिकली हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है भाई। इसी तरह से हम इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो अब देखो, तो अब आप समझ गए होंगे आइडिया इसके पीछे का, ठीक है। अब हम इस पर्टिकुलर रिएक्शन को इस्तेमाल कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैंने जैसा आपको बताया था कि इसके अंदर 2 कंपार्टमेंट होते हैं, तो 2 कंपार्टमेंट बना लेते हैं फटाफट से, ठीक है। 2 कंपार्टमेंट बना लेते हैं। ये देखिए 2 कंपार्टमेंट बन गए। यहाँ आपने मान लो ZnSO4, तो ये जिंक से बना होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपने सॉल्यूशन जो रखा वो क्या रखा है, ZnSO4। अब आप ZnSO4 रखोगे तो जिंक का +2 होगा और SO4 -2, क्योंकि ये आयनाइज हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। ऐसे यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप कुछ नहीं, यहाँ पे ये कॉपर से बना हुआ इलेक्ट्रोड ले लिया आपने, ठीक है। और यहाँ पे सॉल्यूशन कैसा रखा है आपने, ये रखा है कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो आपने कॉपर सल्फेट रख लिया। कॉपर सल्फेट रखोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, कॉपर का +2 मिलेगा और साथ में SO4 -2 मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से ये इलेक्ट्रोड्स हो गए आपके। आपने सॉल्यूशन में इनको डीप कर लिया और फिर आप क्या करोगे, इनको ऐसे कनेक्ट कर लेते हो, ठीक है। ये आपका गैल्वेनोमीटर, ऐसा कुछ मान लीजिए करंट को मेज़र करने का डिवाइस हो गया। ये गैल्वेनोमीटर कह सकते हो जनरली, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हाई करंट नहीं आएगा, थोड़ा लो वोल्टेज ही आता है। इसका जो एक्चुअल वैल्यू आता है वो 1.1 वोल्ट है, ठीक है। अब देखो ये क्या, ये सर्किट कंप्लीट है, सर्किट कंप्लीट नहीं है। तो सर्किट को कंप्लीट कौन करेगा भाई, तो सर्किट को कंप्लीट करने वाले बंदे का नाम है सॉल्ट ब्रिज, ये, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। अब इसमें क्या होता है, जैसे KNO3 टाइप का हम रख लेते हैं, ठीक है। और ये अगर पेस्ट में रहता है, ये एक पेस्ट टाइप का जेली लाइक पेस्ट होता है। यहाँ पे ये पेस्ट फॉर्मेट में होता है। ऐसा नहीं कि एकदम लिक्विड रख लोगे तो ये नीचे आ जाएगा तुरंत, ठीक है ना। तो पेस्ट फॉर्मेट में रहता है ये, ठीक है। तो ये चीज़, अब आप देखिए कि ये पूरा सर्किट क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। अब देखो जिंक वाले को हम लोग क्या बोल देंगे, ये वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलेंगे एनोड, ठीक है। ये एनोड है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा कैथोड। अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या हो रहा था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था, ठीक है। और ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो मैं यहाँ पे क्या दिखाऊंगा, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है। तो अब करंट कैसे आ रहा होगा, इस तरीके से आ रहा होता। करंट जिस डायरेक्शन से आता है तो वो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। आपको पता ही होगा ना कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल करंट को दे रहा है, तो करंट इधर से ऐसे आ रहा है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल होगा। अगर मैं इसको बोल रहा हूँ कि ये पॉजिटिव है, ध्यान से सुनना, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन दौड़ के आ जाएगा इधर। भाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है और वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ तो भाग के जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन बेसिकली यहाँ से दौड़ के इधर आ जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोड कैसा है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा तो यहाँ से निकल के चला जाएगा। अब बात समझना,
इस पर्टिकुलर कंटेनर में क्या है ZnSO4 है, यहाँ पे क्या है CuSO4 है, तो बेसिकली कॉपर प्लस 2SO4-2, यहाँ पे Zn प्लस 2SO4-2 इस तरह से है। यहाँ पे KNO3 का एक सॉल्ट ब्रिज ले लिया, ये सर्किट कनेक्टिविटी में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको, ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से समझना कि अब आपको इस पर्टिकुलर सर्किट की वर्किंग समझनी कि कैसे ये काम करता है। ठीक है, तो अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे यहाँ पे ये जिंक मेटल से बना हुआ है, किससे बना हुआ है, जिंक मेटल से। तो क्या करता है कि यहाँ पे एक Zn है, वो क्या करता है 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे पहुँचा देता है और खुद ये क्या किस में आ जाता है, सॉल्यूशन में आ जाता है। तो जिंक विल डिजॉल्व, ध्यान से सुनना, तो जो एनोड होता है वो डिजॉल्व होता है, एनोड विल डिजॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है Zn+2 इसके अंदर आ गया। तो अब एक बात समझना कि क्या यहाँ पे Zn+2 ज़्यादा हो गया होगा इस डब्बे के अंदर, राइट। इस पर्टिकुलर बॉक्स में Zn+2 आयन बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज किए, ये इलेक्ट्रॉन इस रास्ते से जा रहे हैं ऐसे, और ध्यान देना यहाँ पे कॉपर+2 होगा। ये कॉपर+2 बेसिकली क्या करेगा, यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे उन 2 इलेक्ट्रॉन को इसने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, और कॉपर यहाँ पे जाके डिपॉजिट हो गया। तो कॉपर विल डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ कैथोड, तो कॉपर+2। अब एक बात समझना क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी यहाँ पे डिस्टर्ब हो रही है, आपको समझ आ रहा होगा कैसे। भाई यहाँ पे क्या था, मान लो कि 100 Zn+2 थे और 100 Zn+2 100 SO4-2 दोनों थे इक्वल, लेकिन एक Zn+2 ऊपर से आया ना, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया यहाँ पे। तो उसी मोमेंट पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, तो उसी मोमेंट पे यहाँ पे नीचे कौन आ रहा होगा, NO3- यहाँ पे नीचे आ रहा होगा, ताकि क्या करे ये Zn+2 को जो बढ़ गया है चार्ज उसको बैलेंस कर दे सॉल्यूशन के अंदर। और जब ये कॉपर+2 ऊपर की तरफ गया, ध्यान से देखना, जब ये कॉपर+2 ऊपर की तरफ गया तो क्या यहाँ पे SO4-2 बढ़ गया, SO4-2 बढ़ गया, इसका मतलब क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। और अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ गया तो क्या यहाँ पे K+ जो सॉल्ट ब्रिज में प्रेजेंट है वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो NO3 इस तरह से नीचे आएगा, K+ उस तरह से नीचे जाएगा। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन आप इस पर्टिकुलर सिस्टम को देखिए, जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर गए उसी टाइम पे ये नीचे आया, ये ऐसे गया, तो क्या ये पूरा कंप्लीट सर्किट हो गया, सर्किट कंप्लीट हो गया। और ये फिनोमिना क्या हो गया, कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, जिंक ने इलेक्ट्रॉन कॉपर को दे दिए, तो यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफरिंग हो गया इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो इस तरीके से एक रिएक्शन हो रही है और यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी। आई होप इट इज क्लियर कि जब चार्ज आपके पास में दौड़ने लगे तो करंट बन जाता है। ठीक है, चार्ज अगर स्टैटिक है तो आपको पता है फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। ठीक है, और फिर जब चार्ज दौड़ने लगे तो करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो इस तरीके से ये चीज़ आपको क्लियरली समझ आ गई होगी। ठीक है, तो ये तो मेटालिक वायर वाला पार्ट है और ये है सॉल्यूशन वाला पार्ट। जो सॉल्यूशन वाला पार्ट है वो केमिस्ट्रिकल एस्पेक्ट है। ठीक है, तो ये है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब देखिए आपको मोटे मोटे तौर पे क्या चीज़ें समझ में आई कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ को हो रहा है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आप कहोगे सर एनोड से हो रहा है, एनोड से कैथोड की तरफ। एक बात क्लियर हो गई। अब करंट की अगर बात करें, ठीक है, तो आप कहोगे कैथोड टू एनोड, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसान चीज़ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको सॉल्ट ब्रिज समझना है। ठीक है, देखो सॉल्ट ब्रिज, और फिर यहाँ पे ये चीज़ भी लिख लो क्योंकि एनोड पे आपने क्या करवाया है, ऑक्सीडेशन। ये चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है। ऑक्सीडेशन का मतलब हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर आप कैथोड लिखोगे, और ये कैसा है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ये कैसा है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। ये क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन।
गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ध्यान देना, ये जो ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, डिसोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हो रहा है डिसोल्यूशन। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, डिपोजिशन। आई होप इट इज क्लियर। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है। तो यहाँ पे एक बात समझना कि जो एनोड होगा ये क्या करेगा, वेट लॉस करेगा। ठीक है, आपको भी वेट लॉस करना चाहिए। और ये क्या करेगा, वेट गेन करेगा, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, बार बार कॉपर आके डिपॉजिट करेगा तो इसका वेट बढ़ जाएगा और उसका वेट कम हो जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, तो ये बेसिक आइडिया समझ में आ गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि यार ये सॉल्ट ब्रिज क्या काम कर रहा है। तो देखो, सॉल्ट ब्रिज बेसिकली क्या कर रहा है कि सॉल्ट ब्रिज यहाँ पे एक तो सर्किट को कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो फंक्शन, पहले आप सॉल्ट ब्रिज को अंडरस्टैंड करो। ठीक है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी कर लो इसको। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एनोड टू कैथोड। ठीक है, करंट आ जाएगा कैथोड टू एनोड। एनोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, डिसोल्यूशन होता है, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। कैथोड पॉजिटिव है, रिडक्शन हो रहा है, डिपोजिशन बोलते हैं इसको, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। और देखो, एनोड वेट लॉस करता है और कैथोड वेट गेन करता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, इतनी चीज़ कर लो। अब देखिए सॉल्ट ब्रिज को समझ लेते हैं क्विकली। तो देखो, सॉल्ट ब्रिज में क्या हो रहा है, सॉल्ट ब्रिज, तो ये क्या कर रहा है, ब्रिज बिटवीन टू हाफ सेल है। ठीक है, और एक चीज़ समझना, इसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन हाफ सेल और उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल। जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा उसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोलेंगे, जहाँ रिडक्शन होगा उसको रिडक्शन हाफ सेल बोलेंगे। ठीक है, तो सॉल्ट ब्रिज क्या कर रहा है, कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, और सॉल्ट ब्रिज बेसिकली किससे बनता है, तो हम लोग क्या करते हैं उसके अंदर पेस्ट बनाते हैं। जैसे अगर पेस्ट होता है, अगर पेस्ट होता है तो उस तरह का पेस्ट होता है इसके अंदर। ठीक है, डाइल्यूट टाइप का नहीं होता ये, तो पेस्ट फॉर्मेट में होगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हम सॉल्ट ब्रिज में कौन सा सॉल्ट इस्तेमाल करें, है ना। तो कंडीशन क्या है फॉर सॉल्ट, ठीक है, विच कैन बी यूज्ड इन सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज के अंदर कौन सा सॉल्ट आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो आपको वही सॉल्ट इस्तेमाल करना है जिसका आयनिक मोबिलिटी, ध्यान देना, आयनिक मोबिलिटी का मतलब है कि केटायन कितनी स्पीड से भाग सकता है और एनायन कितनी स्पीड से भाग सकता है, उसको मोबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो आयनिक मोबिलिटी केटायन का लगभग किसके बराबर होना चाहिए, एनायन के, है ना। आयनिक मोबिलिटी केटायन और एनायन का क्या होता है, इक्वल होना चाहिए, लगभग इक्वल होना चाहिए, ऐसे दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आयनिक मोबिलिटी को, तो केटायन और एनायन क्या होता है, लगभग अप्रोक्सीमेट आयनिक मोबिलिटी सेम होनी चाहिए। तो भाई साइज भी लगभग सेम होना चाहिए। भाई अगर मैं आयनिक मोबिलिटी की बात करूँ तो वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है ना। आयनिक मोबिलिटी, जितना मोटा एटम, मोटा आयन होगा वो उतना आयनिक मोबिलिटी कम दिखाएगा। तो बेसिकली ये चीज़ है, एक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो बेसिकली जैसे KNO3 हमने इस्तेमाल किया है तो इसके अंदर क्या है, एक K पॉजिटिव है, NO3 माइनस है, इन दोनों का मोबिलिटी लगभग सेम होता है। तो ये चीज़ है। तो सॉल्ट ब्रिज में हर सॉल्ट आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको वही सॉल्ट इस्तेमाल करने हैं जिनका आयनिक मोबिलिटी सेम हो। इसको ट्रांसपोर्ट नंबर भी बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट नंबर इक्वल होने चाहिए, ट्रांसपोर्ट नंबर इक्वल होने चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो, ट्रांसपोर्ट नंबर इक्वल होने चाहिए। अभी ये ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होते हैं, ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू इन दैट मच डिटेल, बस आपको इतना याद रखना है कि ट्रांसपोर्ट नंबर इज रिलेटेड टू आयनिक मोबिलिटी। अगर ट्रांसपोर्ट नंबर इक्वल है तो आयनिक मोबिलिटी इक्वल है। ठीक है, मैं यहाँ पे इतना डेप्थ में नहीं जा रहा। ठीक है, चलिए, तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे कि यार सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे अपन फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन देख लो क्विकली, क्या कर रहे हैं। तो फर्स्ट सर्किट कंप्लीशन, भाई सर्किट को कंप्लीट कर रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं हो कि सर्किट कंप्लीशन हो गया। सेकंड, मेंटेन इलेक्ट्रिकल
न्यूट्रलिटी इन बोथ हाफ सेल, बोथ हाफ सेल। भाई दोनों हाफ सेल में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। मैंने बताया था ना कि Zn+2 डिजोल्व होकर नीचे जाएगा, तो इस वाले में पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, तो ये NO3 नीचे आ जाएगा, न्यूट्रलिटी बैलेंस। यहाँ पे कॉपर+2 ऊपर चला गया, तो यहाँ पे SO4-2 बढ़ गया, तो यहाँ पे K+ नीचे आ जाएगा, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो गई। तो मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। थर्ड, इट विल, ठीक है, इट मिनिमाइज जंक्शन पोटेंशियल। जंक्शन पोटेंशियल ये क्या करता है, जंक्शन पोटेंशियल को मिनिमाइज करता है। अब ध्यान से, व्हाट इज जंक्शन पोटेंशियल? यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जब ये आयंस इधर उधर फ्लो करेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है। इसको बोलते हैं, यहाँ पे इस पर्टिकुलर रीजन पे क्या होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, और वो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, जंक्शन पोटेंशियल। और जंक्शन पोटेंशियल मिनिमम होना चाहिए, तभी ये सेल का एफिशिएंसी मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो इट मिनिमाइज जंक्शन पोटेंशियल, ये जंक्शन पोटेंशियल को भी क्या करता है, मिनिमाइज करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है, सर्किट को कंप्लीट करता है, ठीक है। तो ये सारे इसके फंक्शन हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो देखिए जंक्शन पोटेंशियल का साइन हमेशा उल्टा होगा इसके रिस्पेक्ट में। अगर इसका पॉजिटिव वी है तो इसका नेगेटिव वी आ जाएगा। तो जब अपोजिट साइन की बैटरीज होंगी कनेक्टेड, तो हम क्या करेंगे, उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। तो ये मिनिमाइज कर लेगा, तो हमारा जो सेल होगा दैट विल बी मोर इफेक्टिव, करेक्ट। तो इस तरीके से हमने क्या करा, सॉल्ट ब्रिज को भी अंडरस्टैंड कर लिया, एनोड कैथोड को भी अंडरस्टैंड कर लिया, किस तरह से रिएक्शन हो रही है ये भी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए, तो देखिए अब जैसे यहाँ पे जो एनोड कैथोड आपको दिख रहे हैं, इनको हम लोग बोलते हैं एक्टिव मेटल इलेक्ट्रोड्स। एक्टिव मेटल इलेक्ट्रोड्स, क्योंकि जो मेटल जो इलेक्ट्रोड है उसका जो मेटल है वो खुद ही रेडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इनको बोलेंगे एक्टिव। क्लियर हो गई बात। लेकिन मान लेते हैं कि अपने पास में जो इनर्ट मेटल वाले थे वो क्या थे, जैसे यहाँ पे मान लो कि ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड रखता हूँ मैं, जैसे हम लोग ग्रेफाइट को यूज़ करते हैं, ऐसे ही प्लेटिनम को भी यूज़ करते हैं। तो प्लेटिनम क्या होता है, इनर्ट होता है, तो वो एक सरफेस प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। दूसरी रिएक्शन उसके अंदर कैरी आउट होंगी, ठीक है। फिर मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी होता है एक, तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है उसको भी जान लेते हैं। तो जैसे अपन को मान लो कि इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो EMF निकालना है, तो EMF कैसे निकालेंगे, तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड की हेल्प से निकालते हैं, ठीक है। तो EMF निकालने से पहले क्या करूँगा मैं, सेल का रिप्रेजेंटेशन आपको बताऊंगा, ठीक है, कि सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। सेल रिप्रेजेंटेशन का यहाँ मेरा मतलब है गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है भाई। तो गैल्वेनिक सेल को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो देखो आपने सॉल्ट ब्रिज वाला सीन तो लिख लिया है, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज सर्किट कंप्लीट कर रहा है, मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इट मिनिमाइज जंक्शन पोटेंशियल, ये सारी चीज़ें। अब देखो इसका रिप्रेजेंटेशन होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन, अगर हम लोग इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बहुत आसान चीज़ है, ठीक है। आपको हमेशा याद रखना है कि इस तरफ आपको एनोड लिखना है, ठीक है, और देखो एनोड में जो जो हो रहा है उसको वही लिखना है, और ये सॉल्ट ब्रिज को इंडिकेट कर रहा है, दिस इज सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। ये क्या है, सॉल्ट ब्रिज है, और उसके बाद में यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। तो एनोड, कैथोड, सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। अब देखो जब आपको फिजिकल स्टेट को सेपरेट करना है, जैसे सॉलिड और सॉल्यूशन है, तो उसको सिंगल लाइन से लिखते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा आपके पास, जैसे मान लो कि इस वाले केस में लिखना है, तो ये सॉल्ट ब्रिज हो गया, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सॉल्ट ब्रिज। इस वाले केस का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है। तो देखो क्या चीज़ है भाई, एनोड है, एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ शुरू से बोलता जा रहा हूँ मैं, एनोड ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक का। जिंक क्या कर रहा है बेसिकली, Zinc+2, अब ये एक्वस में आ जाएगा सॉल्यूशन में, और यहाँ से इसने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका एनोड, ठीक है। तो देखो ये क्या है, सॉलिड है, ये क्या है, एक्वस है। तो बेसिकली इसको हम कैसे सेपरेट करेंगे, जिंक सॉलिड हो गया सिंगल लाइन से, फिर क्या होगा Zinc+2, ये क्या हो गया, एक्वस, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा। अब जैसे कैथोड है, कैथोड पे क्या हो रहा है, तो आपका हो गया रिडक्शन, क्योंकि मैं यही चीज़ें आपको एक्सप्लेन करता आ रहा हूँ कब से,
रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर का, तो यहाँ लिखिए कॉपर +2, ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और क्या बना देगा, कॉपर सॉलिड। इस तरीके की चीज़ बनेगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, अब इसको कैसे लिखोगे आप, कॉपर +2, ये है एक्वस फॉर्म, इसको सेपरेट सिंगल लाइन से करोगे और कॉपर सॉलिड ऐसे लिखोगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैथोड वाला पार्ट। अब सॉल्ट ब्रिज से आप इसको कनेक्ट कर दो, तो देखो एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन कैसा आ जाएगा, एनोड साइड में क्या है, जिंक सॉलिड, ठीक है, एक लाइन खींचोगे, फिर Zn+2 यहाँ पे लिख दोगे एक्वस, फिर 2 लाइन खींचोगे ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख दोगे, कॉपर +2 एक्वस और एक लाइन खींच के कॉपर सॉलिड, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट आपका ऑक्सीडेशन को इंडिकेट कर रहा है और ये वाला पार्ट आपको रिडक्शन को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो ये है सेल का रिप्रेजेंटेशन, समझ रहे हो सेल का रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं। तो हम अगले वाले लेक्चर में क्या करेंगे, सेल के रिप्रेजेंटेशन को और कंटिन्यू करेंगे, रेफरेंस इलेक्ट्रोड को और डिस्कस करेंगे, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड से हम लोग कैसे वैल्यू निकालते हैं दूसरे इलेक्ट्रोड्स की, ठीक है। फिर हमारे पास में एक बहुत इंपॉर्टेंट आएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को आपको लर्न करना है, कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।